फेडरलिज्म हमने देख लिया था नेचर क्या होती है कि सेम काइंड ऑफ सेम सिटीजन्स आर रूल्ड बाय 2 tier of government or 3 tier of governments. Now, an ideal federal system has 2 aspects. तो an ideal federal system has 2 aspects. ठीक है, मैनुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर. मैनुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर. तो क्या हमारे इंडिया के लोग इनमें मैनुअल ट्रस्ट है एंड आर दे एग्रीड टू लिव टुगेदर? क्योंकि तभी हम लोगों ने फेडरल स्ट्रक्चर स्वीकार किया है. नहीं तो कहीं तमिलनाडु के हैं, कोई कर्नाटक का है, कोई कन्नड़ बोल रहा है, कोई मलयाली बोल रहा है, कोई तमिल है, कोई गुजराती है, लेकिन हम लोगों ने आपस में रहना स्वीकार किया है. और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबको एग्री कराया है. दे ऑल एग्री टू लिव टुगेदर एज ए सिंगल यूनिट. तो हम लोगों में मैनुअल ट्रस्ट है कि हम साथ रह के अच्छा चला लेंगे. और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, हम भरोसा करते हैं अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट पर. देयर आर 2 kinds of routes through which federalism has been found. So that is coming together federalism and holding together federalism. यानी एक होता है कि कमिंग टुगेदर, वेरियस अलग अलग अगर स्टेट्स हैं या प्रोविंस हैं, दे आर कमिंग टुगेदर बाय देयर विल. जैसे इंडिया में एक तरीके का कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म है. वी ऑल एग्रीड, केम टुगेदर टू फॉर्म ए यूनाइटेड एंड दैट इज स्ट्रेंथन्ड इंडिया. लेकिन यूएसए में होल्डिंग टुगेदर है. तो वहाँ पे सारी प्रोविंसेस ने मिल के बात की कि हमें बहुत सारे, किसमें, यूएसए में कमिंग टुगेदर है और यस इंडिया में होल्डिंग टुगेदर है. तो होल्डिंग टुगेदर, इसका डेफिनेशन देखें तो इसका मतलब क्या हुआ. जस्ट एक मिनट पता चल जाए है क्या मतलब इसका. सो holding together federalism, holding together, just एक मिनट होल्ड करना. ठीक है, इसको भी हम देखते हैं. सो आगे देख लेंगे. सो एग्री टुगेदर, तो इसमें क्या है कि जो सबको बाइंड करेगा उसको होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म कहेंगे. सो एक हो गया होल्डिंग टुगेदर. होल्डिंग टुगेदर में फेडरलिज्म में ज़्यादा ऑटोनॉमी नहीं मांगते स्टेट कि हमें ज़्यादा ऑटोनॉमी चाहिए. लेकिन कमिंग टुगेदर में वो कहते हैं हम इस शर्त पे आने को तैयार हैं कि हमको बहुत सारी ऑटोनॉमी दो, बहुत नॉमिनल
पावर्स होनी चाहिए सेंटर के पास, जैसे मिलिट्री पावर ये सारी, और बाकी सारी ऑटोनॉमी। हाँ, किसमें? हाँ, होल्डिंग टुगेदर में इक्वल पावर होती है। तो इंडिया, बेल्जियम एंड स्पेन में इसी तरीके से है। इंडिया, बेल्जियम, स्पेन, और जो कमिंग टुगेदर होता है उसमें ज़्यादातर मिलिट्री पावर और फॉरेन जो मैटर्स हैं उन्हीं को डील करता है सेंटर। सो कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में यूएसए है। सो इसमें सेंटर हैज़ jurisdiction in external affairs. Now इसमें क्या होता है कि नॉमिनल पावर्स ही रह जाती हैं सेंटर के पास। सो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ jurisdiction किन किन मैटर्स में होगा, इन जो भी आर्म्ड फोर्सेस, सिक्योरिटी हो गई, एंड फॉरेन मैटर्स। तो ऐसा होता है। What makes India a federal country? After participation, the Constitution declare India a union of states. So we are. तो India is union of states. राज्यों का संघ है भारत। The Indian Union is based on the principle of federalism. Indian federalism has all the key features of federalism. Indian federalism has all the key features of federalism. In which central and state government enjoy equal powers. Now the constitution originally provide for a two-tier system of government, the union और central government and the state government. हमारे यहाँ दो तरीके की गवर्नमेंट है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, केंद्र शासित। लेटर द थर्ड टियर ऑफ फेडरलिज्म is added in form of panchayats and municipalities. So 3 tiers enjoy separate jurisdiction. In India, यूनियन गवर्नमेंट जो सबको यूनाइटेड रखे, स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायती राज गवर्नमेंट जो विलेजेस में होगी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में होगी, पंचायत में होगी। सो दैट इज पंचायती राज government are 3 vertical division of power sharing। यद्यपि ये वर्टिकल डिवीज़न हैं लेकिन फिर भी डिवीज़न ऑफ पावर शेयरिंग, बट दे एंजॉय, लेकिन इनका क्या है, सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन जिसमें दूसरा कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। एंजॉय सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन। इनका अधिकार क्षेत्र अलग अलग है। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब अधिकार क्षेत्र अलग अलग है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ए 3 tier डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स ऑन द बेसिस ऑफ, तो इनको अलग अलग लेजिस्लेटिव पावर्स मिली हुई है। जो भी पॉलिटिक्स होती है वो किस पर बेस्ड है, पॉलिटिक्स में कौन जाता है,
जो लेजिस्लेचर कानून बनाने वाले जाते हैं कि एग्जीक्यूटिव आईएएस जाते हैं? जो पढ़ाई लिखाई करेगा, मेहनत करेगा, वो एग्जीक्यूटिव में जाएगा, और जिसे कानून बनाना है उसको नेतागिरी में जाना चाहिए। तो इस तरीके से जो ये 3 डिवीजन्स हैं वो लेजिस्लेटिव पावर्स के हैं। दीज 3 अरेंजमेंट्स। हाँ बोलो। तो शायद स्क्रीन ब्लर हो गई है। यस सर, ब्लर। ओके। यस सर, ब्लर। नाउ इसमें देयर आर 3 यहाँ पर अरेंजमेंट्स ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। सो अगर देश के लिए कानून बनाना है तो उसके लिए कौन बनाएगा? अगर स्टेट के लिए बनाना है, गांव में कैसा नियम चलेगा? सो यूनियन लिस्ट इंक्लूड्स, यूनियन को क्या लेजिस्लेटिव पावर है? नाउ यूनियन लिस्ट इंक्लूड्स जस्ट सो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? दैट इज सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? क्या सिक्योरिटी आएगी? क्या टेली कम्युनिकेशन आएगा? रेलवेज आएगा? क्या एविएशन आएगा? एविएशन। और कुछ ऐसे कॉमन है जैसे शिक्षा नीति दोनों करेंगे एजुकेशन में कि क्या पढ़ाया जाए, तो उसमें सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट करते हैं। बट यहाँ पर इसका ज्यूरिसडिक्शन इन सब चीज़ों में और भी कुछ हो सकते हैं। हाँ बोलिए। सर, होल्डिंग टुगेदर वाले में तो शायद सर उसमें स्टेट के पास और सेंटर से कम होती है पावर। स्टेट के पास सेंटर से कम होती, सही बात है। अभी आगे पता चल जाएगा, कोई क्वेश्चन आ ही जाएगा। वो हमारा दूसरा फ़ोन चल नहीं रहा, नहीं तो मैं उससे दिखा के बता देता। ठीक है। सर, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा है आपसे। हाँ भेजा है तो ठीक है। तो फिर हमने कहीं ऐसा लिखा है कि बोथ हैव इक्वल पावर, तो इंजॉय इक्वल पावर्स, या ये कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंजॉय इक्वल पावर। ठीक है, अगर उसमें आप स्पेसिफाई कर लें कि स्टेट के पास कम पावर है, अदरवाइज उनके अलग अलग मैटर ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है। ऐसा उसमें नेट में दिया है क्या? एक मिनट देख लेते हैं। हाँ यस सर, ओके। होल्डिंग टुगेदर सेंट्रल के पास। फेडरलिज्म। एक मिनट। सो नाउ सर, कमिंग टुगेदर independent state join together on their own to form a larger unit, it is called coming together। और इन दोनों में हम डिफरेंस देख लें तो पता चल जाएगा कि वो टॉपर लेने वाला है। हाँ ठीक है। नाउ देखिए कि इसके बाद हम लिख लेंगे इस चीज़ को। ठीक है, एक मिनट फिर डिफरेंस लिखा देंगे। इसमें स्टेट लिस्ट में क्या आते हैं? स्टेट लिस्ट इंक्लूड्स जो पुलिस सिस्टम है। ठीक है। सो सिविल सिक्योरिटी का क्या मतलब है? एक होता है कि जो हमारी सीमाएं हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी, तो ये किसको करेगा? बॉर्डर सिक्योरिटी। ये सिविल सिक्योरिटी, लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस रहेगी। अच्छा, स्टेट ट्रांसपोर्ट को भी देखेगी क्या? स्टेट ट्रांसपोर्ट को भी देखा जाएगा। ठीक है। एंड जो भी स्टेट रिलेटेड कल्चरल एक्टिविटीज़ की, हमारा जो स्टेट का कल्चर है उसको कैसे बढ़ाया जाए। रिलीजन नहीं, स्टेट का अपना एक कल्चर होता है। सो मैटर रिलेटेड टू
कल्चर ऑफ स्टेट, उसको कैसे बचा के रखना है, ऑफ स्टेट। ऐसा होता है जैसे बंगाल में दुर्गा पूजा होती है तो सभी धर्मों के लोग बहुत उत्साह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो वो वहाँ का कल्चर है, ठीक है। स्टेट रिलेटेड टू और लोकल इम्पोर्टेंस के भी जो होगी, एंड मैटर ऑफ लोकल इम्पोर्टेंस, वो कंट्री के लेवल पर है नेशनल इम्पोर्टेंस, और ये लोकल इम्पोर्टेंस। जो भी है वो नेशनल हेरिटेज कहा जाता है। जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं, जगह जगह की ऐतिहासिक इमारतें, वो नेशन की सिक्योरिटी में आती हैं। इसी तरीके से कंकरेंट लिस्ट क्या है कि जो दोनों को मिल के देखनी होती है। कंकरेंट लिस्ट आपस में बैठ के तय करते हैं। इंक्लूड्स, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनको तो पूरा का पूरा सेंटर ने बनाया है, लेकिन जो स्टेट में पढ़ाया जाएगा उस पर भी केंद्र की नज़र है कि कहीं गलत तो नहीं पढ़ाया जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि जो हमारे नेशन के सिटीजन्स निकल रहे हैं वो गलत पढ़ के निकल रहे हैं। सो सच बुक्स एंड सिलेबस आर इन दे शुड बी प्रिपेयर्ड बाय बोथ। सो कंकरेंट लिस्ट इंक्लूड्स दैट इज सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जो कुछ भी हो सकती है, जैसे एजुकेशन, तो वो दोनों की। ए में आपने टेलीकम्युनिकेशन के बारे में क्या लिखा है? टेलीकम्युनिकेशन भी इनके अंतर्गत आता है, और एविएशन, उड्डयन, उड़ान, एविएशन हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, और इट इंक्लूड्स, जो कंकरेंट लिस्ट है वो एजुकेशन एट्सेट्रा और भी आगे देखी जा सकती है अगर बताया जाएगा। नाउ वी विल नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। ये क्वेश्चन आता भी है, फेडरलिज्म एंड होल्डिंग टुगेदर। फेडरलिज्म, ये इसको हमें इंडिया को ध्यान में रखकर और इसे यूएसए को ध्यान में रखकर करना चाहिए। यूएसए में अलग अलग स्टेट थे, यूएसए बाद में बना, और वो ऑटोनॉमस थे। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर। तो इसमें क्या होता है कि इंडिपेंडेंट स्टेट एक साथ आ जाते हैं ऑन देयर ओन टू फॉर्म ए बिगर यूनिट। सो इंडिपेंडेंट रहते हैं स्टेट्स, लेकिन उससे उनकी मिलिट्री पावर बढ़ जाती है। स्टेट कमिंग टुगेदर, ऑन देयर ओन। एग्जांपल होगा ना सर इसका? क्या? सर यूके भी इसका एक एग्जांपल होगा ना? टू फॉर्म, यूके ने तो ज़बरदस्ती कब्जा किया है। टू फॉर्म, अभी भी स्कॉटलैंड कितना झगड़ रहा है कि मुझे अलग होना है। तो वो पहले इम्पीरियल ब्रिटिश था, तो ये जो है ब्रिटेन, इम्पीरियल ब्रिटेन को जो कहा जाता है, फिर उसने स्कॉटलैंड को बोला वन नेशन वन लॉ वन फ्लैग, तो उसके अंडर में स्कॉटलैंड को ले लिया। लेकिन बाद में उसने स्कॉटिश की बहुत हंसी उड़ाई। उसने संसद में भी उनके पहनावे पर, जब पहली संसद हुई तो बहुत हंसी उड़ाई। फिर उसके बाद आप देखो, जब फ़ोटो देखोगे तो वो स्लेव की तरह, जो स्कॉटलैंड का प्राइम मिनिस्टर है, वो दोनों संधि साइन कर रहे हैं, दैट इज़ यूनियन ऑफ ट्रीटी। तो वो एक स्लेव की तरह लग रहा है सामने बैठा हुआ, और महारानी विक्टोरिया कुर्सी पे बैठी है। सो इसमें क्या होता है, इट इज़ फॉर्म्ड इज़ होल्डिंग टुगेदर। और आयरलैंड को तो उसने ज़बरदस्ती मिला लिया, वो तो मिलना भी नहीं चाहता था। इन दिस सिस्टम द लार्ज पावर और द कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर। इसमें इंडिया ने डिसाइड किया कि हम अपनी पावर स्टेट को देंगे, और कितनी देंगे ये इंडिया ने डिसाइड किया, क्योंकि बहुत छोटी छोटी रियासतें थी तो उनकी इतनी कुछ था ही नहीं। तो जो सेंटर पर बैठी थी उनके हाथ में था कि वो कितनी देंगे। सो ये एक अदर वे है। इसमें क्या होता है कि इन दिस सिस्टम द लार्ज पावर ऑफ कंट्री डिसाइड्स, ठीक है,
to divide its power, between constituent states and national government. ठीक है, डिवाइड इट्स पावर बिटवीन कि क्या क्या चीज़ें नेशन को दी जाएंगी यानी यूनियन स्टेट, बिटवीन कंस्टिट्यूएंट स्टेट एंड यूनियन स्टेट। जो लोकल मैटर्स हैं उस पर वैसे भी सेंटर इंटरवीन नहीं करना चाहता है, अदरवाइज डेमोक्रेसी क्या होती है, वीक होती है। तो लोग सिक्योरिटी मैटर्स पे स्टेट को कोई मतलब नहीं रहता, तो सिक्योरिटी मैटर्स ये लेती है। एविएशन से स्टेट को कोई मतलब नहीं, वो देख भी नहीं पाएगी, तो ऐसी चीज़ें सेंटर ले लेती है और जो लोकल मैटर हैं वो स्टेट को दे देती है। यूनिट्स ट्राई टू इंक्रीज देयर सिक्योरिटी बाय पूलिंग सोवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट यूनिट्स हैं या स्टेट्स ट्राई टू इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, उन्हें बाहर की ताकतों से खतरा रहता है, तो वो आपस में क्या करती हैं कि सिक्योरिटी बढ़ाना चाहती हैं एंड रिटेन देयर सोवरेनिटी। ठीक है, तो इस तरीके से वो मिल के बोलती हैं कि हम सब एक हो गए, क्योंकि एकता में शक्ति होती है, तो ये चीज़ होती है। जबकि देयर इज़ एब्सेंस ऑफ, यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, ट्राई टू इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, ऑन अदर साइड दे वांट टू रिटेन देयर आइडेंटिटी। ऑन अदर साइड क्या होगा, वो अपनी आइडेंटिटी भी बनाए रखना चाहती हैं। दे वांट टू रिटेन देयर आइडेंटिटी एंड सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का क्या मतलब होता है, संप्रभुता, एंड सोवरेनिटी दैट इज, अगर मान लो आपके घर के मामलों में कोई पड़ोसी दखल दे तो क्या आपको ये पसंद आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी संसद में क्या कर रहे हैं, आर्टिकल 370 हटा रहे हैं कि लगा रहे हैं, अगर पाकिस्तान बोले तो क्या हमें पसंद आएगा। सो वी विल टेल दैट डू नॉट इंटरफियर इन आवर सोवरेनिटी, इट इज़ आवर इंटरनल मैटर। या कभी ब्रिटेन बोल दे कि आपके यहाँ तो पुलिस अत्याचार कर रही है दिल्ली में किसानों पर, then we become aggressive, don't interfere in our matter, just see what your policemen are doing to your civilians। वहाँ पर भी ब्रिटेन में थोड़े ही दिन बाद आपने देख लिया कि कैसे पुलिस और लोगों के बीच झगड़ा हो गया। तो भारत ने जवाब दे दिया कि आप अपने मैटर को डील कीजिए और दूसरे की डेमोक्रेसी में दखल ना दीजिए। सो बट इसमें क्या होता है, देयर इज़ एब्सेंस ऑफ, यहाँ किसी को अपनी सोवरेनिटी नहीं बचानी है, देयर इज़ एब्सेंस ऑफ रिटेनिंग आइडेंटिटी, कि हमें अलग से झांसी बन के रहना है, ऐसा यहाँ कोई नहीं चाहता। रिटेनिंग आइडेंटिटी, तो झांसी के नाम पे मरने वाले कम है, देश के नाम पे यहाँ मरने वाले ज़्यादा हैं। रिटेनिंग आइडेंटिटी एंड सोवरेनिटी। सो इसमें सोवरेनिटी की एब्सेंस होती है, एंड जो भी यूनिट्स होती हैं दीज आर सब ऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या करती है, अपनी कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स को अपने अंडर में रखती है। सो कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स आर अंडर सेंटर यूनिट। क्या ये दिस इज एब्सेंस ऑफ रिमेनिंग पावर, और इसमें क्या होती है, पहले से ही पावर सेंटर के हाथ में होती है, तो इसलिए वो सिक्योरिटी अपने हाथ में ही रखती है। केंद्र ने नहीं दी लोगों राज्यों को शक्ति, वहाँ पर सवाल ही नहीं था। यहाँ तो यही बात रही ना कि अच्छा राज्य तुम लोग इतना इतना ले लो, तो वो कहेंगे कि बहुत अच्छा साहब आपने हमें इतना दे दिया। यहाँ तो शर्तों के साथ आ जाता, हमें इतना दोगे तब साथ आएंगे। 5 देश के लोग मिल के बैठ जाएँ कि हम इतना इतना करेंगे, जैसे यूरोपियन यूनियन बन गया, हो सकता है कभी यूरोप पूरा एक भी हो जाए किसी के खिलाफ, तो ऐसा हो सकता है कि वो लोग आपस में किसी मैटर्स में एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करने लग जाते हैं। तो यहाँ ऐसी सिक्योरिटी की कोई बात नहीं, क्योंकि सेंटर पर पहले ही पावर थी, उसी ने अपने अलग अलग स्टेट प्रोविंस या जो जिस तरीके से बांटना था, इंडिया ने अपने हिसाब से बांटा। इंडिया आज़ाद हो गया तो उसने बताया महाराष्ट्र क्या है, बम्बई क्या है, पहले तो महाराष्ट्र बम्बई कुछ था ही नहीं।
उसने बनाया इतना महाराष्ट्र, इतना यूपी है, कल्चर के हिसाब से, भाषा के हिसाब से। समझ में आई बात कि नहीं? तो क्या ऐसा सवाल उठेगा? नाउ इतनी बात हो गई। इन दिस कैटेगरी ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स यूनिट यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड आर एज स्ट्रॉन्ग एज फेडरल गवर्नमेंट आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इक्वली स्ट्रॉन्ग। तो इसमें क्या चीज़ होती है कि कमिंग टुगेदर में कि ऑल कंस्टिट्यूएंट्स यूनिट्स हैव इक्वल पावर, ठीक है, एंड इन दिस ये क्या है, rather dominate in some jurisdiction over central government या union government। यूनियन गवर्नमेंट। क्लिंटन कहते रह गए कि वहाँ देखो फ्लोरिडा में चुनाव में घपलेबाजी बहुत बड़ी हुई है, लेकिन न सुप्रीम कोर्ट सुनने वाला था। क्लिंटन जीते थे, लेकिन वहाँ पर फ्लोरिडा की सरकार ने ऐसे घपलेबाजी से चुनाव कराए कि वो कुछ वोटों से हार गए। वो कहते रह गए यहाँ गए वहाँ गए, लेकिन जो जीत गया फ्लोरिडा की सरकार ने उनको जिता दिया, जो बाइडेन को, तो वो जीत गए। तो इस तरीके से होता है इसमें। तो इसमें क्या चीज़ होती है कि कंस्टिट्यूएंट्स यूनिट हैव अनइक्वल पावर इन इंडिया। जैसे कभी कभी क्या होती है कि जम्मू और कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा दे दिया गया था, ऐसे किसी स्टेट को, तो ज़रूरी नहीं है कि किसी सबके पास इक्वल पावर हो। तो अभी दिल्ली एक स्पेशल स्टेट के दर्जे के लिए कह रही है कि वी हैव टू गिव स्पेशल स्टेटस। ऐसे ही जम्मू और कश्मीर में बाहर के लोग मकान नहीं खरीद सकते थे, थोड़े दिन पहले की ये बात थी। अभी तो सब कुछ वो यूनियन टेरिटरी हो गया है। नहीं तो पहले ऐसे था कि वहाँ के लोग भारत में खरीद सकते थे मकान, लेकिन यहाँ के लोग वहाँ नहीं खरीद सकते थे। तो इस तरीके से चलता था। सो अर्लियर इन दिस केस क्या होता है कि वे डिफरेंट स्टेट्स में हैव अनइक्वल पावर, डिफरेंट यूनिट्स। यहाँ जो यूनिट्स हैं ये प्रोविंस को कहा गया है या स्टेट को कहा गया है, में हैव unequal power। For example, before becoming union territory, J&K was उसका क्या था, दो झंडे थे, एक राष्ट्रीय झंडा था, नेशनल फ्लैग था, एक उसका अपना भी झंडा था। वहाँ उसके खुद सदर थे, सदरी रियासत यानी प्राइम मिनिस्टर, उसके खुद प्रेसिडेंट हुआ करते थे। सो फॉर एग्जांपल J&K बिफोर getting becoming union territory, उसको क्या था, was given स्पेशल स्टेटस। उनको दोहरी नागरिकता थी, एक जम्मू एंड कश्मीर की भी थी और साथ में देश की भी नागरिकता थी। तो यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया आर कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। यूएसए, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, जबकि इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। तो ये क्वेश्चन बनता है और ये पूछा जा सकता है। अब जरा देखो कि कुछ ऐसी भी यूनिट्स होती हैं, सम यूनिट्स इन इंडिया। जैसे कौन कौन सी ऐसी यूनिट्स हैं, जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप और दिल्ली, लक्षद्वीप एंड दिल्ली। तो इनको बहुत कम पावर दी गई है।
हैव अवेल वेरी लिटिल पावर। तो वहाँ पर क्या है कि आप देखोगे कि दिल्ली में जो कौन होता है कि केजरीवाल से ऊपर वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो वो जो उसके नियम ज़्यादा चलते हैं, जबकि वो चुना भी नहीं गया है, वो एक ऑफिशियल है, जो एक ऑफिशियल पोस्ट है, जो पढ़े लिखे लोगों की पोस्ट होती है, सरकारी पोस्ट, वो ओवर रूल कर सकता है केजरीवाल को। क्योंकि अगर दिल्ली की सरकार चाहेगी, उसको ज़्यादा अगर ऑटोनॉमी दे दी जाएगी, तो वहाँ पर तो पार्लियामेंट है, वो उसके काम में भी हस्तक्षेप करेगी कि यहाँ से मत जाओ, वहाँ से मत जाओ, ऐसे मत करो। तो इसलिए केंद्र ने दिल्ली को स्टेट का दर्जा तो दिया है, लेकिन उसको फुल फ्लैश पावर नहीं दी है। इन मैक्सिमम केस इट इंटरवीन। उसने कहा हम राशन बांटेंगे घर घर, केंद्र ने मना कर दिया, बोला आप नहीं कर सकते। ऐसे वो कई स्कीमें चलाती है, लेकिन केंद्र मना कर देती है। तो कुछ को बहुत ज़्यादा स्पेशल पावर भी दे रखी है, वहीं कुछ को कम पावर दे रखी है। चंडीगढ़ में ज़्यादा पावर नहीं है, क्योंकि चंडीगढ़ 2 स्टेट की राजधानी है, वो पंजाब की भी है, हरियाणा की भी है। सो इसलिए चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी होने के साथ साथ 9 यूनियन टेरिटरी हैं। JNK हो गया, लद्दाख हो गया, ठीक है, लक्षद्वीप हो गया, और इस तरीके से चंडीगढ़ हो गया, दादरा एंड नगर हवेली हो गया, पुदुचेरी हो गया। तो बोलो, सर दमन एंड दीव। दमन एंड दीव हो गया। सो इन सबको क्या है, आर गिवन वेरी लेस पावर, किसी किसी को बहुत ज़्यादा और किसी किसी को बहुत कम पावर। तो इस तरीके से भी है। नाउ दीज यूनिट्स आर कॉल्ड, जिनको लेस पावर दी जाती है उन्हें क्या कहते हैं? क्या यूनियन टेरिटरीज कहते हैं? कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज। वो किसके अंडर में होती हैं? वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, गवर्नर से नीचे होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो छोटी छोटी यूनियन टेरिटरीज हैं, और वो सीधा प्रेसिडेंट देखता है। प्रेसिडेंट के अंदर में लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ शासन करता है। तो इस तरीके से देखी जाती हैं। तो यूनियन टेरिटरीज में कभी चुनाव नहीं होते हैं, देयर आर नो इलेक्शंस इन सच केसेस। प्रेसिडेंट अब जैसे चाहे इनको देखे। तो ये चीज़ है। ना लद्दाख ने यूनियन टेरिटरी बनना क्यों पसंद किया, बताइए। हाँ, सर मतलब ये जो 9 यूटी है सर, इसमें जो आपने बोला कि मतलब जो दिल्ली में वो सीएम से ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर है, सर हाँ, उसको कैसे सिलेक्ट करते हैं? ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो चाहे तो कोई एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, या कोई हाई पोस्ट, कोई कहीं का हाई कोर्ट का जज होगा। तो प्रेसिडेंट उनमें से किसी को उठाकर वहाँ बैठा देगा, कहेगा तुम ये बन जाओ। या कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि कल्याण सिंह है, कहीं के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब उनके पास कोई जगह खाली नहीं है, तो PM कहेगा कि इनको वहाँ का गवर्नर बना दो। तो कैसे ऐसे लोग भी होते हैं कि उनको गवर्नर बना दिया जाता है। कि जो प्राइम मिनिस्टर, भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर हैं, इन सबको भी बनाया जा सकता है। या रिटायर्ड CJI को प्रीफर किया जाता है, रिटायर्ड IAS को। किरण बेदी हैं, तो किरण बेदी को जानते हो, वो भी गवर्नर रह चुकी हैं कहीं कहीं की। तो ऐसे IPS अफसर को बना दिया जाता है। तो इन सबको बना दिया जाएगा। ये बताओ लद्दाख ने UT बनना क्यों पसंद किया, वो खुश क्यों हो गया UT बनने के बाद? सर वॉइस आ रही है? हाँ बोलो। क्योंकि लद्दाख में जितना फंड जाता था, उसका वो 5% भी लद्दाख पे नहीं खर्च करता था। वो बारामूला, श्रीनगर और इसी के आसपास, लाल चौक के आसपास सारा पैसा खर्च कर देता था, जम्मू एंड कश्मीर को भी नहीं देता था। तो लद्दाख वाले बहुत समय तक, 60 सालों तक रिमोट ही रहे, जब से हम आज़ाद हुए, अब की 70 साल हो गए। तो उन्होंने देखा कि हमारा विकास इसके अंडर में है ही नहीं, ये पैसा ही नहीं देता हमको। तो कई बार ऐसा होता है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी जहाँ कम है, तो वहाँ पैसा नहीं भेजते। तो उसको बहुत खुशी हुई कि हम अब UT के अंडर में आ गए, वहाँ से सीधा जो भी चीज़ होगी, ऐसे क्षेत्रों का बहुत तेज़ी से विकास होता है। वॉट एवर फंड आर एलोकेटेड, दैट इज़ प्रॉपरली यूटिलाइज एंड अकाउंटेबल, लेफ्टिनेंट जनरल इज अकाउंटेबल फॉर इट। तो इस तरीके से बीच में मीडिएटर नहीं रह जाता है। एंड दीज एरियाज विच आर यूनियन टेरिटरी आर वर्थ विजिटिंग प्लेसेस। आप कहीं भी चले जाओ, आपको किसी भी UT में मज़ा आ जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर, क्योंकि वो प्रेसिडेंट के अंदर में है, पैसे की कोई कमी नहीं है, सरप्लस फंड है, वहाँ खर्च किए जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ ऐसी यूनिट्स हैं, लद्दाख को UT बना दिया गया है।
Now, the parliament cannot change this power sharing arrangement. Any change is to be first passed through both the houses and 2/3 majority. पहले तो हाउसेज में 2/3 मेजॉरिटी में हो, अपर हाउस लोअर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, फिर देश की कम से कम आधी स्टेट उसे पास करें, तब जाकर मतलब ऐसा करने के बाद जो ये कंस्ट्रक्ट है, ये जो इसमें हो रहा है कि किसको यूटी बनाना है, किसको क्या बनाना है, किसको कितनी पावर देनी है, किससे पावर लेनी है, तो ये अब चाहे तो ये हमारा जो संसद भवन है दिल्ली का, वो उसे बदल नहीं सकता। एक बार अब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, फिर भी बदला जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे बदला जा सकता है? एनी amendment in constitution regarding power sharing can be done by 2/3 majority in lower house यानी लोकसभा, in upper house, and half of the state should approve this bill. कम से कम जो हमारे यहाँ 28 स्टेट्स हैं, तो 14 स्टेट बोले हाँ ये होना चाहिए, तब जा कर के हमारे संविधान। वो गलत बोले थे, इसमें बुक में लिखा है वो सही है, तो उसको मैं लिखा देता हूँ। सो एनी अमेंडमेंट in power sharing, तो in constitution regarding power sharing, constitution regarding power sharing can be made only when it is approved by 2/3 majority, 2/3 majority, only if it is approved by 2/3 majority in lower house and upper house of parliament. Also half of the states of country should pass that amendment in both of its houses. अब वहाँ पर भी विधानसभा और विधान परिषद हैं, यहाँ तो pass that amendment in both of its houses. कौन कौन से हाउसेस? विधानसभा और विधान परिषद। विधान का मतलब होता है कानून, विधि से कानून बना है। विधान सभा, तो सभा में चुन के जाते हैं, यहाँ एमएलए बैठते हैं। एंड विधान परिषद, वहाँ पर लॉरेट्स बन बैठते हैं, इंटेलेक्चुअल। तो इन दोनों में, आधे स्टेट के दोनों सदनों में भी पास हो और यहाँ 2/3 मेजॉरिटी दोनों में हो। लोकसभा, लोअर हाउस तो जानते हो, लोकसभा जहाँ एमपी बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, तो दोनों में एमपी ही रहते हैं, मेंबर ऑफ, क्योंकि पार्लियामेंट में जो बैठेगा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं कहलाएगा। संसद में जो बैठेगा उसे क्या कहेंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलेंगे कि नहीं? तो ये चीज़ हो गई। इन केस एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट मेक द फाइनल डिसीजन। इसके बाद भी इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट डिवीजन ऑफ पावर, ये लाइन पहले लिख चुके हैं, इसे कौन रिजॉल्व करेगा? हाई कोर्ट and Supreme Court make a decision. डिसीजन तो उच्च न्यायालय जो कि राज्य में होता है और उच्चतम न्यायालय, बताओ राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ है? जोधपुर में ही है। जोधपुर में, यहीं पे तो सलमान खान आता है।
पूरे पूरे राजस्थान में एक ही है हाई कोर्ट, वो जोधपुर में है। ऐसा क्यों किया गया? जयपुर में भी है जयपुर में क्यों नहीं किया गया? दोसा साइड में भी है सर। बताओ जयपुर में क्यों नहीं किया गया? क्योंकि कैपिटल में ऐसे ही भीड़ रहती है, तो लोग जो है नेक्स्ट टू जो कैपिटल है वहाँ पर उच्च न्यायालय रखते हैं। तो इस तरीके से जयपुर में भी कम है जयपुर में सर, हाई कोर्ट एक से ज़्यादा है सर, जयपुर से थोड़ा सा आगे है सर। देखो अब आपको दिखा दें, आप एक बार जस्ट सुनिए तो, जोधपुर जयपुर दोनों में सर, पढ़ा था मैंने सर, दोनों जस्ट जगह एक यहाँ मिनट। इन राजस्थान हाई कोर्ट इज सिचुएटेड इन विच सिटी? Jodhpur. Here's a summary from Times of India. Rajasthan High Court is the High Court of the Indian state of देखो ये क्या लिखा Rajasthan. है, This court has its seat in Jodhpur and was established on June 21st, 1949 as per the Rajasthan High Court ये Ordinance. कहाँ इस्टेब्लिश किया गया? इन द स्टेट ऑफ जोधपुर। और कब किया गया? 1949। दो हाई कोर्ट कहीं नहीं होते देश में, नियम नहीं बदलेगा किसी स्टेट के लिए। ये नहीं कि राजस्थान के लिए नियम बदल जाए। यूपी का कहाँ पे है? इलाहाबाद। बता तो रहा हूँ, कैपिटल में नहीं होता, वो अलग होता, नहीं तो वहाँ सारे लोग वहीं भीड़ लगा लेंगे। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि क्या यहाँ का नेचर है, डेमोक्रेसी का कैसा नेचर है। ओके, ऐसा हो सकता है, दो स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है, छोटे छोटे स्टेट हैं। नाउ अब देखो कि कुछ और चीज़ें देख लें। हाँ, सर पंजाब और हरियाणा के लिए एक ही हो गया, फिर दोनों के लिए अलग अलग हो सकता है एक ही हो, दोनों का हाई कोर्ट चंडीगढ़ में हो, ऐसा हो सकता है, तो वो देखना पड़ेगा। तो कुछ और चीज़ें हमारे देश में पॉलिसी हमारे यहाँ देखिए, द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट। हमें सबसे पहले देश को किस में बांटा और किस बेसिस पे बांटा, बताइए? इंडिया इज डिवाइडेड, बताइए, इनटू वेरियस स्टेट ऑन विच बेसिस? ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो महाराष्ट्र के लोग कौन से लैंग्वेज बोलते हैं, बताइए? मराठी। कर्नाटक के कौन से बोलते हैं? कन्नड़। तो इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। देयर आर 21 स्टेट लैंग्वेज आइडेंटिफाइड बाय इंडिया अपार्ट फ्रॉम हिंदी। सो देयर आर 21 ऑफिशियल लैंग्वेज। 22 हो गई हैं, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड बाय, ठीक है, इंडिया अपार्ट फ्रॉम हिंदी। हिंदी को अलग रखा गया है, ऐसा है। नाउ अकॉर्डिंग टू सेंसस, जो हमारा 2001 का सेंसस हुआ है उसके हिसाब से क्या है? अकॉर्डिंग टू सेंसस का मतलब क्या होता है? हाँ, जनगणना 2001। देयर आर 1500 डिस्टिंक्ट लैंग्वेज। सर अभी मैंने उसमें पढ़ा था सर, उसमें लिखा आ रहा है सर, वो जो जयपुर में वो बेंच हाई कोर्ट है सर, कुछ ऐसा लिखा क्या? सर जयपुर में कुछ बेंच हाई कोर्ट है, कुछ ऐसा लिखा है। बेंच तो बेंच वाले तो ऐसे हर जगह होते हैं, तो बेंच हाई वो मतलब बेंच न्यायालय तो हर जगह होती है, हर सिटी में होती है ना। 21 ऑफिशियल लैंग्वेज और हिंदी भी है इसके अलावा, और सेंसस के हिसाब से टोटल 1500 लैंग्वेज हैं। आपको मालूम है कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी। तो 1-1 किलोमीटर पे पानी का टेस्ट बदल जाता है, 4 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है। भारत में ये कहा जाता है दीज लैंग्वेज।
क्या सर ये बेंचेस ऑफ हाई कोर्ट क्या होते अलग अलग बेंच, जैसे मान लो 4 जजों की बेंच बैठाल दी कहीं पे, बोला वो जो जयपुर के सारा काम देखेगा, तो वो दैट इज़ या तो वो उसको कहते हैं सदर न्यायालय या जिला न्यायालय, सिटी कोर्ट, सेशन कोर्ट। एक 3 तरीके के होते हैं, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय। 3 चीज़ें पढ़ो कि एक सुप्रीम कोर्ट है जो कि एक है, और वो कहाँ पर है, दिल्ली, और उसके अंडर में कौन है, हाई कोर्ट। वो कहाँ पर होता है, 1 इन स्टेट या 1 फॉर 2 स्टेट, छोटे छोटे स्टेट्स हैं तो। और उसके नीचे क्या होता है, सेशन कोर्ट, जिसको कहते हैं सत्र न्यायालय। लैंग्वेज के अलावा कि इंडिया को पता कैसा है ये सिटी या टाउन में होता है। 1 मिनट देखो, और ये उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय। और ये क्या होगा, क्या उच्चतम न्यायालय, न्यायालय। इसके किसी भी निर्णय को कौन काट सकता है, प्रेसिडेंट। अब देखो ये सत्र न्यायालय या जिला न्यायालय भी इसको कहते हैं, सेशन कोर्ट होती है। इसके अलावा भी कहीं पर और एक बड़ा जिला होगा तो बेंच भी बनाई जा सकती कुछ जजेस की। अच्छा, इतनी बात आपको समझ में आ गई। नाउ द मेजर लैंग्वेज इंक्लूड्स 114 लैंग्वेजेस और 22 लैंग्वेज आर नाउ इंक्लूड इन द 8th शेड्यूल। पहले 21 लैंग्वेजेस थी और इंडिया वही चीज़ है, हिंदी अलग से है और 22 लैंग्वेज है, तो इसको ख़ास पढ़ने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब देखिए कि लैंग्वेज के आधार पर आप किसी भी स्टेट में देखोगे, लैंग्वेज के आधार पर ही बांटा गया है। नहीं, इससे झगड़ा नहीं है, इसमें कल्चर का झगड़ा नहीं है। जो एक भाषा बोलेगा उस लैंग्वेज को वहाँ की पढ़ाई होगी। मराठी में पढ़ाते हैं पूरे महाराष्ट्र में। तो दिस वाज द बेसिस, जिस वजह से इंडिया, ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि हम स्टेट कैसे बनाएं। तो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बना है, और इसने इंडिया को बहुत प्रोलिफरेट किया है, संपन्न हुआ है, क्योंकि लोगों का जो कल्चर है वो लैंग्वेज पे भी बेस्ड रहता था। तो लैंग्वेज उनकी, जब आदमी की, आपको मालूम है कि ये पोलैंड को पोलिश लैंग्वेज नहीं बोलने दी रशिया ने, तो वो अलग हो गया सिर्फ लैंग्वेज के आधार पर। ये बात देखी आपने। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस के माइंड में थी कि अगर हम ऐसा करें तो क्या यहीं स्टेट बगावत तो नहीं कर देंगे। तो उन्होंने कहा सबसे सेफेस्ट है कि कल्चर को वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट देखे। कल्चर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज किसी को कंप्रोमाइज़ कोई अपनी लैंग्वेज से नहीं करेगा। कि अब पाठ पुस्तक जो है आपकी किताब, कन्नड़ जानते हो और मिल गई उर्दू में या मिल गई मलयालम में, तो कौन पढ़ेगा। तो उन्होंने कहा लैंग्वेज के बेसिस पे बांटो। समझ में आ गई बात। और इससे जो हमारा देश है वो बच गया और स्ट्रेंथन हुआ है। अब ज़रा देखें कि व्हाट डज इट मीन बाय रेसिडुअरी सब्जेक्ट। एक तो हमने देखा था यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, बोलो देखा था कि नहीं। एक कंकरेंट लिस्ट देखा था। कंकरेंट लिस्ट में क्या आता है, बोलो, जिसे स्टेट और यूनियन दोनों मिल के देखते हैं। जैसे एजुकेशन, जिस मैटर पर दोनों मिल के वाद विवाद और चर्चा करते हैं। नॉट लिस्टेड इन एनी 3 स्टेट। अगर कोई एक नया कोई सब्जेक्ट आ जाए जो किसी भी तीनों में नहीं है, उसको कहते हैं रेसिडुअरी सब्जेक्ट। मान लो नया विकास हो रहा है देश में, एक नई चीज़ आ जाए, कोई नई खोज हो जाए, अब उसे किसे दिया जाए, तो ऐसे केस में वो रेसिडुअरी सब्जेक्ट है। उस केस में सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि इस ज्यूरिसडिक्शन को कौन देखेगा। समझ में आई बात कि नहीं। सो द सब्जेक्ट विच आर नॉट लिस्टेड इन एनी लिस्ट। कौन सी लिस्ट बताइए, क्या यूनियन लिस्ट, क्या स्टेट लिस्ट, क्या कंकरेंट लिस्ट, बोलो। तो ऐसे केस में कैसे फिर मसला सॉल्व होगा।
In this case, Supreme Court decide to whom the jurisdiction of residuary subject is given. तो अगर कोई नया सब्जेक्ट आ जाता है, जैसे जैसे विकास हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स टू whom, किसको द पावर मे बी, to whom its jurisdiction can be handed over. Diction can be handed over, किसे इसका jurisdiction दिया जाए, ये चीज़ होती है. Now ये तो बात हो गई रेसिडुअरी सब्जेक्ट. व्हाट डू यू मीन बाय कंकरेंट लिस्ट? कंकरेंट लिस्ट से क्या समझते हो? ये सही बात आपने कही है. नाउ concurrent list, that is the subject of common interest to both, the subject of common interest to both union government and state government. For the concurrent subjects, union as well as state government can make laws. For concurrent subjects, union as well as can make laws. Now ये बताओ सीजन डिसेंट्रलाइजेशन के किसे कहते हैं? विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? सेंट्रलाइजेशन मतलब सर जो भी पावर होगी वो सेंटर के पास में होगी. तो मैं तो डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहा हूँ. डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि हर जगह हर अपने स्टेट को भी उसकी पावर दी जाए और बस सेंटर के हाथ में पावर ना हो. हाँ, विकेंद्रीकरण. क्या आप ये सोच रहे हैं कि पंचायती राज एक डिसेंट्रलाइजेशन का उदाहरण है क्या? उससे तो सेंट्रलाइजेशन खत्म हुई सर. सेंटर के अलावा कौन-कौन सी लिस्ट बताई? देखो, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, और इसके बाद कंकरेंट लिस्ट और फिर रेसिडुअरी सब्जेक्ट. अगर कोई नया मैटर आ जाए जैसे कोरोना, तो अब इसे इसके मामले किसे दिए जाएं, तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे किसे दिया जाए. तो हाँ, किसको दिया जाए? अगर वो सुप्रीम कोर्ट कह दे कि अपना अपना स्टेट अपना अपना कोरोना देखें, इस केंद्र को नहीं मतलब है, तो फिर स्टेट को अपनी जिम्मेदारी. क्या सुप्रीम कोर्ट में जैसे एक से ज़्यादा जजेस होते हैं तो इसका डिसाइड कौन करता है? देखो, ऐसे मैटर में तीन जजेस की या 5 जजेस की बेंच बैठती है, एक जज नहीं डिसाइड करता है. स्टेट के मैटर में 3 जज की. क्या? तो वो बोलेगा, वो देखेगा इसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं. अगर स्टेट डील करेगा तो फैल सकता है, वो उसकी कैपेसिटी से बाहर है, तो वो उसको देगा. वो उनके बीच बहस होती है. स्टेट अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, यूनियन अपने भेजता है. उसके बेसिस पर जब बहस होती है तो डिसाइड होता है. व्हेन डिसेंट्रलाइजेशन, पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंटर, पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंटर एंड इसको किसको दे दी जाए? एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट. फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों से ले ली गई. एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट.
तो उसे क्या कहेंगे? जैसे पंचायती राज को दे दी गई, एग्जाम्पल पंचायती, सरपंच को दे दी गई पंचायती राज, देन इट इज कॉल्ड, तो उसे क्या कहेंगे? देन इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। जैसे पंचायती राज में हुआ, हमारे पास 12 लाख लोग ऐसे हैं जो ये काम करते हैं। अब देखो कि लोकल गवर्नमेंट किसे कहते हैं? सो लोकल गवर्नमेंट का मतलब है बिसाइड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, द लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, द थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, who administer the local power, the third, क्या? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वही आएंगे। द थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट विच क्या करते हैं? लुक आफ्टर द लोकल प्रॉब्लम, जो लोकल प्रॉब्लम को देखें, लुक आफ्टर, देखभाल करें, या एडमिनिस्टर लोकल प्रॉब्लम। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए पंचायत समिति है या ग्राम सभा हो सकता है, तो ये सारी चीज़ हो सकती है। तो इस केस में क्या होता है कि अगर ग्राम सभा है तो सरपंच होगा, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, शहर में होगी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, तो उन्हीं में ये जो वार्ड के चुनाव होते हैं, देखते रहते हो ना, होते रहते हैं, तो इसमें मेयर होता है। तो वार्ड से जो लोग जीत के जाएंगे वो मेयर बनाएगा। ये होगा विलेज में, और ये होगा कोई बड़ा टाउन होगा या सिटी में होगा। तो ये थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है। इसी चीज़ को पंचायती राज भी कहते हैं। पंचायती राज कहा जाता है। ठीक है, बोलो। यानी जो थर्ड टियर गवर्नमेंट है, तो एक हो गया इस यूनियन गवर्नमेंट, दूसरी हो गई स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा क्या है कि किसी भी सिटी में या किसी कहीं पर भी क्या हो सकता है, सिटी में उन्होंने जोधपुर में कितने डिवीज़न कर दिए? क्या 60 कर दिए हैं? तो अलग अलग यहाँ 60 मोहल्ला हैं, तो उसमें 60 मेंबर चुने जाएंगे, जिसे वार्ड कहते हैं। वार्ड नंबर 22, वार्ड नंबर 24 के लिए चुनाव, तो 60 वार्ड्स हैं। तो ये जोधपुर में, अगर कभी सोजती गेट गए हो? सोजती गेट जहाँ बहुत बड़ी, हाँ, तो वे सोजती गेट के पास बहुत बड़ी मार्केट है, उसी में जब अंदर जाओगे तो एक वहीं पर सारे लोग ये वार्ड के चुन के जाते हैं। बहुत बड़ी बिल्डिंग है मार्केट में जाने से पहले, तो सारे लोग वहाँ बैठते हैं, तो वो मेयर हाउस है। और वही 60 लोग मिलकर जोधपुर का एक वो अध्यक्ष चुन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों के यहाँ जो केबल लगाने आता है ना, दयाराम, वो भी वार्ड का अध्यक्ष चुना जा चुका है। सो वो भी उसका एक सदस्य बन गया है। ये जो विद्यार्थी में काम नहीं करता था दयाराम, तो वो भी अब बन गया है उसी में 60 मेंबर्स में। उसको भी 5 करोड़ रुपए मिले हैं कि वेलफेयर करो, मालवीय नगर का। क्या? अब ये सारे लोग इस तरीके से, किसी शहर में भी होगा ये सिस्टम, तो उसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहेंगे, और किसी गांव में भी होगा। बोलो। सैलरी नॉमिनल है, सैलरी ज़्यादा नहीं है, 10,000 15,000 बस होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। सैलरी कम होती है, वेलफेयर के लिए बहुत कुछ ये एक तरीके की सर्विसेज हैं, लोग स्वेच्छा से चुनते हैं, तो इसलिए सैलरी के नाम पे बहुत कुछ नहीं है। हाँ, बट अलाउंसेस ज़्यादा है। बोलो। सर वो जो 5 करोड़ रुपए आप बोल रहे थे वो देते हैं
अकाउंटेबिलिटी तो होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है तो देखने वाले भी वैसे ही हैं। मेयर है उसको देखता है, लेकिन वही लोग मेयर को चुन रहे हैं। तो सब कुछ ऐसे ही होता है। जो डेमोक्रेसी लीड्स करप्शन। समझ में आई बात आपको? तो अभी हैं बहुत सारा रख लेते हैं, थोड़ा बहुत दिखा देते हैं, बहुत सारा रख लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम इसके कल आपको क्वेश्चंस करा देंगे जितने भी आपके बुक हैं, ठीक है? ओके, वेलकम।